नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई अधिगम योजना के तहत टैबलेट प्राप्त करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई अधिगम योजना कारगर सिद्ध हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश या प्रदेश की तरक्की के लिए शिक्षा अहम है, क्योंकि किसी भी प्रांत का विकास तभी संभव है जब वहां की जनता शिक्षित हो। हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। मनोहर सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है। इसी को लेकर मनोहर सरकार ने प्रदेश में ई अधिगम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे गए, जिससे वो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अपने कौशल को भी निखार सकें और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर सकें। हरियाणा में बांटे गए 5.5 लाख टैबलेट। हर टैबलेट के साथ 2 GB डाटा दिया। 2022 में ई अधिगम योजना की शुरुआत। ई अधिगम योजना के तहत टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई अधिगम योजना पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जा चुके हैं। इसके साथ रोजाना 2 GB इंटरनेट डेटा भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जो पूरे भारत में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। आगे सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ई अधिगम पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। आधुनिक शिक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले आई कोरोना महामारी के समय से ये तकनीक हर विद्यार्थी की जरूरत बन गई। उस समय स्कूल कॉलेज जाना संभव नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना भी जरूरी था। इसके लिए सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस होना वर्तमान युग की आवश्यकता है। इसलिए राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने का फैसला लिया और इसी दिशा में 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। आप वे सब विद्यार्थी हैं जो वर्तमान युग की डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ये प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तरीके से आप आगे पढ़ाई अपनी करें और दुनिया से आप जुड़ करके रहें। किसी भी विषय की दुनिया भर की जानकारी आपके सामने उपस्थित हो जाती है। वैसे तो डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी। उस समय स्कूल कॉलेज जाना ये संभव भी नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टैबलेट वितरण किए थे।
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टैबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि वो इस टैबलेट का अधिकतम उपयोग करें। सीएम ने कहा है कि इसके सदुपयोग से आप दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह टैबलेट बच्चों के कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। और आगे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के इसी विचार पर चलते हुए हमने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो स्थायी हो, सहज, सुलभ हो और जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट के जरिए से पाठ्यक्रम चले, कौशल ग्रहण भी हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य दो तरफा संवाद हो। ये तभी संभव है यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। इसलिए हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रहे हैं। शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक बार गांधीनगर में अपने संबोधन में कहा था, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मित्रों, मैं तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इस तकनीक के माध्यम से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है और वो तकनीक जब मैंने शुरू की तो आज उसी का परिणाम है कि हमने सरकारी काम में इस तकनीक के माध्यम से समाज को बहुत सेवाएं देने का जो प्रारंभ किया है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है। मेरा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो स्थायी हो, सहज सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन भी हो, पर्यवेक्षण भी हो, इंटरेक्टिव हो, टेस्ट भी हो, परीक्षा भी हो, कौशल ग्रहण भी हो और पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य दो तरफा संवाद हो, प्रश्न पूछने की ये स्वतंत्रता हो। ये तभी संभव है यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें टैबलेट, स्मार्टफोन आदि शामिल हैं। इसलिए हम शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहे हैं। आप महामारी के दौर को याद कीजिए, तब आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इससे पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी। और यही नहीं, गरीब परिवारों के बच्चों के पास इंटरनेट से जुड़े ये मोबाइल भी नहीं होते थे, बहुत कम स्पीड वाले मोबाइल होते थे। इसलिए हमने स्कूली बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करोड़ों विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान की गई। उस समय हमने 15 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया था। मैंने विद्यार्थियों को SSS अर्थात स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम इसका संदेश दिया था। उस समय स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई। NCERT द्वारा भी टीवी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। रिकॉर्डेड लेक्चर भी टीवी चैनलों पर केबल नेटवर्क पर उपलब्ध करवाए गए थे। राजकीय स्कूलों के 1,87,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से शिक्षा दी गई। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन ये भी प्रारंभ किया गया। इस दिशा में हमने 8.7 इंच के आकार की स्क्रीन के टैबलेट पढ़ने के लिए दिए थे। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी ये दिया जा रहा है। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस टैबलेट का अधिकतम उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग किसी भी हालत में न करें।
इससे सदुपयोग से आप दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा। भाइयों बहनों, टेबलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमने इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अवांछित सामग्री न देख सके। हमने 37,370 अध्यापकों को भी टेबलेट उपलब्ध करवाए हैं, ताकि उन्हें भी आपको ऑनलाइन शिक्षा देने में सुविधा प्राप्त हो। हमने नए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में टेबलेट के वितरण के लिए एसपीओ तैयार किया है। इसके लिए स्कूलों की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि मई 2023 के अंत तक 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी पढ़ने वाले छात्र और उनको पढ़ाने वाले सभी शिक्षक टेबलेट का उपयोग करें। इसके लिए हमने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा में और घर पर प्रतिदिन स्वयं और छात्रों द्वारा टेबलेट का उपयोग सुनिश्चित करें। टेबलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब इस योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ था तो कई गंभीर प्रश्न सामने आए थे। पूरे भारत में किसी भी राज्य के पास ऐसी योजना नहीं थी जिसका अनुसरण किया जा सके। हमने हरियाणा में अपने स्तर पर पहली बार बच्चों को टेबलेट देने की योजना बनाई थी। हमने ये भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को 2G इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाए, ताकि इस पर होने वाले खर्च का बोझ उनके माता पिता पर न पड़े। इसके लिए 1000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई, जो पूरे भारत वर्ष में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय पूरे संसार में स्कूल शिक्षा में कुल 6 से 7 ऐसे देश हैं जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से इस योजना को चला रहे हैं। हमने इस योजना को कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द डिवाइस टू लर्न। इस प्रकार की हरियाणा ने देश में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का एक उद्देश्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करना है। मेरा मानना है कि हरियाणा के विद्यार्थियों को यदि 21वीं सदी के कौशल में दक्ष बनाना है तो ये तभी संभव है यदि उन्हें पर्सनल डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करवाए जाएं। अब स्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों को डिजिटल एक्सेस मिल रहा है, वे आने वाले वर्षों में आईटी क्षेत्र में या 21वीं सदी के कौशलों में हाथ आजमाते दिखेंगे। इन कौशलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग, गेमिंग इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना अगली 5 वर्षीय योजना का ये लक्ष्य है। इसमें हरियाणा का ये ई-अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया है, हम उसे साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। ये ई-अधिगम पहल इस दिशा में मील का पत्थर है। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके माध्यम से टेबलेट सीधा आपको मिला है। इससे आप ऑनलाइन माध्यम से ग्लोबल परिदृश्य तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए आकाश उपलब्ध है। उड़ान भरने की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। वहीं संवाद के दौरान टैबलेट प्राप्त करने वाले स्कूली विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल करके सीएम ने गरीब बच्चों को भी ऊंचे सपने देखने का हौसला दिया। आज हम भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं तो ये केवल हरियाणा सरकार की बदौलत मुमकिन हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए थे, तब उन्हें ऐसा लगता था कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, लेकिन बच्चों को मुफ्त टैबलेट देने के मुख्यमंत्री के इस प्रयास से हमें न केवल शिक्षा प्राप्त हुई, बल्कि आज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर पा रहे हैं। हरियाणा में विकास के साथ साथ सरकार का शिक्षा पर भी पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार प्रदेश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और विद्यार्थी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर अपने कौशल को निखार पाएं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने रबी की फसल की खरीद के लिए उचित व्यवस्था की है। इसके साथ ही अनाज मंडियों में चल रही खरीद व्यवस्था का भी सरकार की तरफ से लगातार जायजा लिया जा रहा है।
जिससे कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। समृद्ध हो रहा हरियाणा का किसान, सीधे बैंक खातों में हो रहा गेहूं की बिक्री का भुगतान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने रबी की फसल की खरीद के लिए उचित व्यवस्था की। रबी की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और निर्धारित समय में किसानों के खातों में भुगतान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में किसानों के खातों में गेहूं की फसल का पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 81,381 किसानों के खातों में 932.64 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं आज 24,624 किसानों के खातों में 317.22 करोड़ रुपए भुगतान के लिए पेमेंट फाइल जनरेट की गई। ये भुगतान 17 अप्रैल को होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां 48 से 72 घंटों में किसानों की फसल खरीद का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही मंडियों में फसल का समय पर उठान सुनिश्चित किया गया है और किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की फसल में लस्टर लॉस या फिर दाना टूटने के नुकसान के मद्देनजर खरीद सीजन 2023 और 24 के दौरान गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट दी गई है। आपको बता दें, प्रदेश में सरसों की खरीद 20 मार्च से शुरू हो चुकी है, जबकि गेहूं, जौ, चना की खरीद 1 अप्रैल से की जा रही है। कई मंडियों में खरीद एजेंसियां खाद्य आपूर्ति, हैफेड, HWC और FCI की ओर से भी खरीद की जा रही है। राज्य सरकार ने गेहूं के लिए 408 मंडियां खरीद केंद्र, सरसों के लिए 103 मंडियां खरीद केंद्र, जौ के लिए 25 मंडियां और चना के लिए 11 मंडियां खरीद केंद्र खोले हैं। आपको बता दें, मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका भी मनोहर सरकार पूरा ख्याल रख रही है। सरकार खुद मंडियों में जाकर इसका जायजा ले रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाडड़ा अनाज मंडी का दौरा किया और अनाज मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों, आढ़तियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार की ओर से किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। जितनी मंडियां मैंने देखी हैं सब में ज़बरदस्त आवक है और अब तो लगभग जो मंडी में सरसों आती है हर रोज़ 90% की उसकी खरीद हमारा जो विभाग है फेड के द्वारा होती है हो रही है। गेहूं का भी भरपूर आवक है और इस बार जो आवक है पिछले साल से ज़्यादा रहेगी और लिफ्टिंग का भी मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि लिफ्टिंग बढ़ाएं और तुरंत पेमेंट का सिलसिला भी शुरू करें। बेमौसम की बारिश से 10 दिन तक वे मंडियों में कोई अनाज नहीं आया, खेतों में भी किसानों को दिक्कत थी, लेकिन अब मौसम साफ है, अब कोई मॉइस्चर भी नहीं है, सूखा हुआ अनाज आ रहा है, साफ सुथरा अनाज आ रहा है और खरीद जो चल रही है उसकी व्यवस्थाएं देखनी थी। गेहूं की, सरसों की खरीद यहाँ ठीक ठाक चल रही है कि नहीं है और किसी भी तरह की कटौती किसान से कोई आदमी नहीं करेगा। दाना चाहे कम चमक वाला हो या 6% की बजाय 18% तक उसमें टूटत भी हो, इसका जो पैसा है हरियाणा सरकार अपने ऊपर भुगतेगी। किसान से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, यही मैं देखने के लिए आया था। और यहाँ लोगों ने बताया कि पिछले 2020 का खराबे का पैसा बटना था। अधिकारियों को मैंने बोल दिया कि जल्दी से जल्दी इसको बटवा देंगे इसी 10-15 दिन में। और बीमा कंपनी का जो पैसा आना था वो भी आना शुरू हो गया है, कपास का पिछले साल का। और अब जो फसल खराब हुई है, बाढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि का, तो उसका पैसा भी हम गिरदावरी लगभग हो चुकी है। आंकड़े हमारे पास चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे और मई के महीने में निश्चित तौर पर सारा पैसा हम भेज देंगे। सबसे जल्दी पैसा हम देंगे, क्योंकि किसान को अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर करना हरियाणा सरकार का दायित्व है। तो बाढ़ के किसान भाइयों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अच्छी मंडी चलाएं और
21 तारीख को शिवानी में हम जो बिजली की पंचायत लगा रहे हैं उसमें बिजली के एमडी आएंगे। तो बारडा के क्षेत्र में भी बिजली की कई समस्याएं होती हैं। मैं रेस्ट हाउस में इनसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी समस्याएं लेकर के आ जाएं। इनकी समस्याओं का समाधान भी मैं करवाऊंगा। मंत्री जी, एक जो पंजीकरण को लेकर के और कुछ फैमिली आईडी को लेकर के कुछ किसानों की समस्याएं आ रही है। देखिए, एक नई व्यवस्था चलती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है, लेकिन ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान के हित में है। हरियाणा सरकार का जो खजाना है हरियाणा के किसानों के लिए है। हम किसान भाइयों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि भाई अपनी फसल को आप चढ़वा दें, चाहे बीमा होना हो, चाहे मुआवजा मिलना हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री के जो पैसा मिलना हो, जितनी भी नीतियां हैं वो उसी के माध्यम से होती है। और इस बार भी हमने पोर्टल को कम से कम 6 बार खोला है। अब कोई ये कहे कि मंडी चल रही हो और फिर पोर्टल खोल दे तो फिर हम वेरीफाई कब करेंगे, उससे एक दिक्कत आती है। मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि ये एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अपने खेत के अंदर जो भी फसल वो बोते हैं उसका बोते ही अपना चढ़ा दें। और बीमा वाले को बीमा भी उसी के माध्यम से मिलता है, फसल खराब होती है वो भी उसी के माध्यम से मिलती है, मंडी में खरीद होती है वो भी उसी के माध्यम से होती है। तो ये किसान के हित के लिए किया है। ऐसा ना हो कि किसान का नाम लेकर के काला बाजारी करने वाले लोग जो हैं वो सरकार के खजाने को फुर्द करते हैं। कई स्थानों पर किसानों की फसलें आग की भेंट चढ़ी हैं, तो उनके क्या सहायता की जाएगी? यहाँ पर 2 केस मेरे पास आए हैं। आग की कोई नीति नहीं है, लेकिन मैं अपने पैसे उससे डिस्क्रिशनरी कोटे से एक किसान को मैंने कहा है 1 लाख रुपए दूंगा, एक को 50,000 रुपये दूंगा। ये पैसा मैं अपने कोटे से उनको भिजवाऊंगा। लेकिन ध्यान रखें कि जो कटाई करते हैं इस महीने के अंदर, तो जहाँ जहाँ वो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो हाँ 20 फुट बाई 20 फुट की पहले काट लें ताकि आग फैले ना, क्योंकि चिंगारी से आगजनी की घटनाएं बहुत। हरियाणा की मनोहर सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रदेश के किसान को कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। प्रदेश की मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की पेमेंट और मंडियों में उठान का काम समय पर हो, जिसके लिए सरकार खुद धरातल पर जाकर के इसका जायजा ले रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।